हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार और आज हम लोग क्लास 11 जैक बोर्ड के मॉडल सैम्पल पेपर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। अगर हम लोग क्लास 12 से इसको थोड़ा रिलेट करें तो क्लास 12 में जो एग्ज़ाम हो रखा है रिसेंटली, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपका मॉडल सैम्पल पेपर से ही आया था। तो चांसेस है कि क्लास 11th का भी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका मैक्सिमम क्वेश्चन सेट से ही रहेगा या फिर सैम्पल पेपर से ही रहेगा। तो आइए हम लोग मॉडल सैम्पल पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग सैम्पल पेपर 1 का सबसे पहला क्वेश्चन का बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, 6 ग्राम कार्बन में कितना मोल होगा यही पूछा है। तो हम लोग को पता है मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है गिवन वेट बाय एटॉमिक मास। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो गिवन वेट कितना दे रखा है 6 और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। तो यहाँ से अगर मोल कैलकुलेट करें तो मोल कितना आ जाएगा, मोल अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो मोल आ जा रहा है 1/2 या फिर क्या बोल सकते हैं 0.5। मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, IE1 का मतलब होता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सबसे पहले समझिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी किसको कहते हैं। अगर किसी भी एटम के सबसे बाहर वाला सेल से आप लोग इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, किसी भी एटम के सबसे बाहर वाला सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं और उसके लिए जो एनर्जी लगेगा उसी एनर्जी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब किसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम है या फिर किसका ज़्यादा है, इसके लिए हम लोगों को कुछ फैक्टर्स के बारे में समझना होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कुछ फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड करता है। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी एटम का एटॉमिक साइज बढ़ता है, किसी भी एटम का एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, घटेगा। और अगर किसी भी एटम का एटॉमिक साइज घटता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, बढ़ेगा। तो पहला फैक्टर जिस पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है वो है एटॉमिक साइज। अगर हम लोग दूसरा फैक्टर का बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। अब हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर में कैसे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात करें तो कहा जाता है कि अगर किसी भी एटम का हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, या फिर अगर किसी भी एटम का फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो इनका आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगा। अब सवाल यह है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि अगर s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, p में अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो, d में अगर 5 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, f में अगर 7 इलेक्ट्रॉन हो, तो इन सब कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अगर फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का बात करें तो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, s में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, p में अगर 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, d में अगर 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, f में अगर 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इन सब को हम लोग फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो अगर किसी भी एटम का कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड हो या फिर फुलफिल्ड हो तो इनका आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं। आप लोग को 4 ऑप्शन दे रखा है और बोला है किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। ऑप्शन में है नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और क्या है, सोडियम। सोडियम का अगर हम लोग बात करें तो सोडियम थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो इसका एटॉमिक साइज वैसे भी ज़्यादा होगा, मतलब इनसे इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम ही होने वाला है, तो ये रेस से बाहर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। ये तीनों एलिमेंट जो है वो सेकेंड पीरियड है। अब हम लोग देखते हैं साइज के बारे में। अब हम लोग को ये भी पता है कि लेफ्ट टू राइट चलने से साइज जो है वो डिक्रीज करता है। इसका मतलब सबसे बड़ा साइज यहाँ पे किसका होने वाला है, नाइट्रोजन का। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो कार्बन होगा, फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो सबसे बड़ा साइज हो जाएगा कार्बन का, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। ठीक है, मगर यहाँ पे हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखना होगा। अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात करें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन का बात करें तो होगा 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन का बात करें तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p4। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो नाइट्रोजन का जो बाहर वाला सेल होगा उसमें सबसे मोस्ट बाहर वाला सबसेल कौन सा हो जाएगा, 2p।
जो कि तुम्हारा हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो सबसे ज़्यादा, मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन। क्यों नाइट्रोजन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड है और आयोनाइजेशन एनर्जी में बोला जाता है कि किसी भी एटम का अगर कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड हो या फिर फुल फील्ड हो तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेज द मोस्ट, ये 4 ऑप्शन देके बोला है कि किसका वेट सबसे ज़्यादा होगा। पहला ऑप्शन है 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन कहने का मतलब इसका वेट होगा 14 ग्राम। बोला है 1 ग्राम एटम किसके बराबर होगा, ये 1 ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल एटम, और 1 मोल नाइट्रोजन एटम का वेट होता है 14 ग्राम। दूसरा बोल रखा है 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल वाटर का वेट होता है 18 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट बोला है 1 मोल ऑफ सोडियम। 1 मोल सोडियम एटम का मास हो जाएगा 23 ग्राम। अगर हम लोग बात करें 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 का बात करें तो ये तो ऐसे भी एक मॉलिक्यूल है, तो ये AMU में होगा, तो ये ऐसे भी रेस से बाहर हो गया। अब इनमें चेक कर लेते हैं कि किसका वेट सबसे ज़्यादा है। 14 ग्राम, 18 ग्राम और 23 ग्राम, इसका मतलब सबसे ज़्यादा वेट किसका हो जाएगा, 1 मोल ऑफ सोडियम, दैट इज़ कितना हो जाएगा तुम्हारा 23 ग्राम। इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रखा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और इनका आप लोग को परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया हुआ है। कार्बन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन 38.71, हाइड्रोजन का 9.67 दे रखा है, और हम लोग को यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉम्पोजिशन नहीं दिया हुआ है, मगर हम लोग ऑक्सीजन का कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन देके इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने बोला है। हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो, इसको सॉल्व करने का एक बेसिक तरीका है। हम लोग कुछ कॉलम्स बनाते हैं। सबसे पहला कॉलम में एलिमेंट का नाम लिख लेंगे। सबसे पहला कॉलम में हम लोग एलिमेंट का नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम में हम लोग उनका परसेंटेज को लिखेंगे कि आखिर उस एलिमेंट का परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है। तीसरा कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम निकालेंगे इन मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, फार्मूला उस मॉलिक्यूल में, ठीक है, उस जो भी तुम्हारा कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला में उस एटम का नंबर क्या होगा, ये हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है, जो भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन है उसको हम लोग एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन है उसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, एटॉमिक मास से। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम, ठीक है, इन इंपेरिकल फार्मूला, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको EF से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, जो भी आप लोग का नंबर ऑफ एटम निकला है मॉलिक्यूलर फार्मूला में, ठीक है, उसको लोअर वैल्यू से डिवाइड करेंगे। अब ये लोअर वैल्यू क्या है, आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इजीली आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे एलिमेंट का बात करें तो एलिमेंट कौन कौन सा है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, फिर कौन सा है, ऑक्सीजन। अगर हम लोग कार्बन का परसेंटेज का बात करें तो दिया हुआ है, कितना दे रखा है, 38.71%। अगर हम लोग हाइड्रोजन का परसेंटेज का बात करें तो ये भी दिया हुआ है, कितना दे रखा है, 9.67%। अगर हम लोग नेक्स्ट ऑक्सीजन का बात करें तो दिया हुआ नहीं है। तो बाबू अगर तीनों एटम का परसेंटेज का बात करें तो तीनों मिलके कितना होगा, 100। अगर 100 में इन दोनों का परसेंट माइनस कर दे तो क्या ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं आ जाएगा, ऑब्वियसली आ जाएगा। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज यहाँ पे कितना आने वाला है, 51.62। अब नेक्स्ट हम लोग नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए परसेंटेज कॉम्पोजिशन को एटॉमिक मास से डिवाइड करना होगा। परसेंटेज कॉम्पोजिशन यहाँ पे कितना है, 38.71 डिवाइडेड बाई इसका एटॉमिक मास का बात करें तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। नेक्स्ट हाइड्रोजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है, 9.67, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 1, तो 1 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितना है, 51.62, इसको हम लोग इसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, दैट इज 16। तो डिवाइड करने के बाद में वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, इसको देखो, आप लोग डिवाइड करके देखना, ये वैल्यू अप्रोक्स आएगा 3.22। अगर हम लोग इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 9.67, और इसको अगर डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू भी आएगा 3.22।
अब नंबर ऑफ एटम इन इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए यहाँ पे जो तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में नंबर ऑफ एटम निकला है उसको लोअर वैल्यू से डिवाइड करेंगे। लोअर वैल्यू किसको कहते हैं? यहाँ पे जो तुम वैल्यू निकाले हो इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन होगा उसी को लोअर वैल्यू कहेंगे। तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा हो जाएगा? 3.22, इसी को हम लोग लोअर वैल्यू कहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ एटम इसका कितना है? 3.22, और इस कॉलम का लोअर वैल्यू किसको मान रहे हैं? 3.22। तो नंबर ऑफ एटम को लोअर वैल्यू दैट इज 3.22 से ही डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू कितना आने वाला है? 1। उसी तरह से हाइड्रोजन के लिए बात करो तो 9.67 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 3.22 से। अगर हम लोग इसको डिवाइड करें, अगर हम लोग 9.67 को 3.22 से डिवाइड करें तो ये वैल्यू भी तुम्हारा अप्रोक्स आ जाएगा 3। ये वैल्यू अप्रोक्स में आता है 3 आ जाएगा। उसी तरह से वापस से 3.22 को किससे डिवाइड करेंगे? 3.22 से ही, तो ये वैल्यू भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब हम लोग को पता चल गया है इंपेरिकल फॉर्मूला में कार्बन का एटम कितना होने वाला है? 1। हाइड्रोजन का कितना होने वाला है? 3। और ऑक्सीजन का कितना होने वाला है? 1। मतलब कार्बन का इंपेरिकल फॉर्मूला में 1 एटम होगा तो 1 को नहीं लिखते हैं। हाइड्रोजन का कितना होगा? 3, तो 3 लिख देंगे। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 1, तो 1 को नहीं लिखेंगे। मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3O। मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? C हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग को क्या बोल रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एस इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, C12 मतलब वही कार्बन का ही बात कर रहा है। बोला है कि 6 ग्राम में जितना कार्बन एटम होगा, ठीक है, उतना ही कार्बन एटम किस में होगा? ये चारों ऑप्शन में से। तो सबसे पहले 6 ग्राम में कितना कार्बन एटम होगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग नंबर ऑफ एटम निकालना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले मोल कैलकुलेट करना होगा। तो वापस से मोल कैलकुलेट करते हैं। मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा? गिवन वेट को किससे डिवाइड करेंगे? एटॉमिक मास से। तो गिवन वेट, और इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 12। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। इसका मोल कितना आ गया? 1/2। और नंबर ऑफ एटम के लिए इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं। मतलब 6 ग्राम में कितना एटम आ जाएगा? 1/2 इंटू Na एटम। अब हम लोग देखते हैं कि 1/2 Na एटम किस में होगा, या फिर सिंपली अगर हम लोग ये भी पता कर ले कि ये चारों ऑप्शन में हाफ मोल कार्बन किस में होगा तो वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 6 ग्राम ऑफ इथेन दिया हुआ है। इथेन कहने का मतलब क्या है? हम लोग C2H6 का बात कर रहे हैं। 6 ग्राम ऑफ इथेन, 6 ग्राम ऑफ इथेन मतलब इसका मोल अगर कैलकुलेट करोगे तो मोल क्या हो जाएगा? गिवन वेट 6 हो जाएगा। और इथेन का मोलर वेट कितना हो जाएगा? 2 कार्बन का वेट हो जाएगा 24 और 1 हाइड्रोजन का वेट हो जाएगा 6। तो 24 + 6 कितना हो जाएगा? 30। तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। मतलब यहाँ पे इथेन का मोल कितना हो गया? 1/5। ठीक है, अब 1 मोल जब इथेन लेते हैं, ठीक है, इसको ऐसे समझो, एक एटम जब इथेन का लेते हैं तो कार्बन का कितना होता है? 2। अगर 1 मोल लेंगे तो इसका कितना मोल हो जाएगा? 2 मोल होगा। ठीक है, अगर हम लोग इसका 2 मोल लिए तो कार्बन का कितना मोल होगा? 4 मोल। अगर हम लोग इसका 1/5 मोल ले रहे हैं तो कार्बन का कितना मोल होगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा? 2/5। 2/5 को अगर हम लोग करें तो मतलब 0.4 मोल आ जाएगा। और यहाँ पे मोल कितना आ रहा था? 0.5। अब कार्बन एटम का मोल ही सेम नहीं है तो नंबर ऑफ एटम सेम होगा क्या? नहीं होगा। मतलब ये ऑप्शन नहीं होने वाला है। नेक्स्ट बोल रखा है 8 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है, मीथेन हम लोग किसको कहते हैं? CH4। वापस से यहाँ पे भी कार्बन का मोल चेक कर लेते हैं। अगर मोल सेम हो गया मतलब नंबर ऑफ एटम भी सेम होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा गिवन वेट बाई मोलर मास। अब हम लोग इसका मोल कैलकुलेट करते हैं। मीथेन का मोल कितना हो जाएगा? गिवन वेट 8 है और मीथेन का मोल कितना हो जाएगा? 12 और 4 16। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 16। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। यहाँ से मोल कितना आ गया? 1/2। ठीक है, अब जब 1 मोल हम लोग CH4 का लेते थे तो कार्बन भी कितना होता था? 1 मोल। 10 मोल लेंगे तो कार्बन भी कितना हो जाएगा? 10 मोल। मतलब अगर हम लोग इसका हाफ मोल लिए हैं तो कार्बन का भी कितना मोल हो जाएगा? हाफ मोल। अब अगर हाफ मोल कार्बन है, ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम के लिए 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? Na से। अब देख लो 6 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम मीथेन, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1/2 Na और 1/2 Na। मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? B हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रखा है 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। हम लोग को कैलकुलेट क्या करने बोला है? मोलैलिटी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोलैलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000।
इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट होगा, नीचे में क्या रखेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, अब यहाँ पे मोलैलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं और मोलैलिटी में हम लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट रखते हैं, वेट ऑफ क्या रखेंगे सॉल्वेंट। अब यहाँ पे अगर तुम 1000 से ऊपर में मल्टीप्लाई किए हो तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को ग्राम में रखना होगा। अब सबका वैल्यू हम लोग को पता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्यूट हम लोग को दिया हुआ है 18.25 इंटू क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का अगर हम लोग बात करें तो HCl का मोलर मास कितना हो जाएगा 36.5, HCl का मोलर मास कितना होगा 36.5, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे 36.5 इनटू, अगर हम लोग यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट का बात करें तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 500, ठीक है। अब यहाँ से 0 और 0 कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करो 2 5 जा 10 फॉर 0, 2 2 जा 4 एंड 1 5, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2 एंड 1 3। अब 2 प्लेस डेसिमल है तो 2 प्लेस डेसिमल दे दो, तो 36 पॉइंट क्या हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 36 पॉइंट, यहाँ पे भी 50, ये कट के कितना आने वाला है 1, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 मोलल हो जाएगा, 1 स्मॉल m, ठीक है। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन में व्हाट विल बी दी मोलैरिटी। अब देखो इससे पहले क्वेश्चन में मोलैलिटी पूछा था और यहाँ पे मोलैरिटी पूछा है, ठीक है। मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर 500 ml, मतलब हमको यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये दो चीज़ देके मोलैरिटी कैलकुलेट करने बोला है। मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वापस से वही जैसा होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या रखने वाले हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, अब यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं रखेंगे, मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखा जाता है, और अगर ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई किए हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कौन सा यूनिट में होगा, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मिलीलीटर में, कौन सा यूनिट में रखेंगे मिलीलीटर में रखेंगे। अब अगर हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूट का बात करें तो वेट ऑफ सॉल्यूट हम लोग को दिया हुआ है, कितना दे रखा है 5.85 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। NaCl का मोलर मास का अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं ना। NaCl सोडियम का कितना होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, ठीक है। ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 और 3 8, 3 और 2 5, मतलब 58 पॉइंट क्या हो जाएगा 5, तो नीचे में 58 पॉइंट क्या लिखेंगे 5 इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 500, यहाँ से 2 0 और 2 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अगर इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो मल्टीप्लाई होने के बाद में क्या आ जाएगा 58.5 डिवाइडेड बाई 58.5 इंटू क्या आ जाएगा 5, ये और ये कटा, मतलब मोलैलिटी कितना आ जाएगा, सॉरी मोलैरिटी कितना आ जाएगा 1/5। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 1 तो नहीं कटेगा, तो पॉइंट देके 0 देंगे तो कितना बार में चला जाएगा 2 टाइम में, मतलब मोलैरिटी कितना आ जाएगा 0.2। अब आंसर हम लोग देख सकते हैं 0.2 मोल पर लीटर, मतलब 7 का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन दी एलिमेंट, एक एलिमेंट दिया हुआ है, इसमें पूछा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो एक बात याद रखना कि किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है उसमें जो नीचे में वैल्यू दिया हुआ रहता है 89 और 231 यही दे रखा है, तो ऊपर का वैल्यू मास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उस एलिमेंट का मास को रिप्रेजेंट करेगा, और नीचे का जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को, किसको रिप्रेजेंट करेगा एटॉमिक नंबर को। तो किसी भी एलिमेंट का जो तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो एटॉमिक नंबर के बराबर है। अब यहाँ पे सीक्वेंस में ध्यान रखने वाला बात है, क्या बोला है पहले प्रोटॉन का नंबर लिखना है, फिर न्यूट्रॉन का, फिर किसका लिखना है इलेक्ट्रॉन का। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये किसके बराबर होता है एटॉमिक नंबर के बराबर, मतलब यहाँ पे एटॉमिक नंबर 89 है तो प्रोटॉन क्या होगा 89 और इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 89। इतना ही करके हम लोग को आंसर दिख जा रहा है। अच्छा, दो चीज का ऑप्शन है बी और सी में है। अब हम लोग चेक करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करो कि जो तुम्हारा मास है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन को या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो। तो 231 में किसको माइनस करना होगा 89 को, तो माइनस करके देखते हैं ना कितना आ जाएगा 231 माइनस 89, ठीक है। अब यहाँ पे 2, यहाँ पे 11, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, वापस से यहाँ पे 1 और ये 12, 8 और 4 क्या हो जाएगा
12 हो जाएगा, यहाँ पे 1 मतलब कितना आ जाएगा 142, तो बीच में कितना आने वाला है 142, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 89 होगा, न्यूट्रॉन 142 और इलेक्ट्रॉन कितना होगा 89। तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है, बी मैच कर रहा है, मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रखा है एटम विथ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड। वैसे एलिमेंट जिसका मास नंबर तो सेम होता है मगर एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, उनको हम लोग एक दूसरे का आइसोबार्स कहते हैं। उनको एक दूसरे का क्या कहा जाता है, आइसोबार्स। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, बी हो जाएगा। आइसोटॉप हम लोग वैसे एलिमेंट को बोलते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, ठीक है, मगर मास अलग अलग होता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। आइसोकोर तुम्हारा वैसा को बोला जाता है, दो गैस को बोला जाता है जिसका वॉल्यूम सेम होगा, उसको हम लोग आइसोकोर कहते हैं। तो आइसोकोर का कोई लेना देना नहीं है। आइसोबार्स का मतलब ही होता है वैसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर अलग होगा मगर मास क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट बोल रखा है द सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन द सेम ग्रुप इज ड्यू टू द रीजन। एक ही ग्रुप का एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन ये है कि वहां पे जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन होता है, वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोला है, दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, गलत है। ग्रुप में जितना भी एलिमेंट होता है उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होता है, ठीक है। दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तो प्रोटॉन भी सेम नहीं होगा। नेक्स्ट बोला है दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ये करेक्ट है। किसी भी ग्रुप में जितना भी एलिमेंट होगा उसमें आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो सब में बराबर होता है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, सी हो जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो चेक कर लो। जैसे हम लोग ग्रुप 1 का एलिमेंट लिखते हैं, ग्रुप 1 में कौन कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हाइड्रोजन के पास में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। लिथियम के पास में कितना होता है, 3। सोडियम के पास में कितना हो जाएगा, 11, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर। अब खुद देख लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है क्या, नहीं है, इसीलिए हम पहला ऑप्शन को गलत बोल दिए। अगर इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तो प्रोटॉन भी सेम होगा क्या, नहीं होगा। अब थर्ड ऑप्शन में क्या बोले, दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ये सही है। हाइड्रोजन के बाहर वाला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1, बाहर वाला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1। सोडियम का 2, 8, 8, फिर क्या लिखोगे 1, यहाँ पे भी क्या है, बाहर वाला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी सेम ग्रुप में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने का कारण यही है कि उसमें नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, सेम हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बोला है हेलोजन्स आर प्रेजेंट इन, ठीक है, हेलोजन्स कौन से ग्रुप या फिर कौन से ब्लॉक में प्रेजेंट है, यही हम लोग से पूछा है। पहला बात, हेलोजन्स हम लोग किसको कहते हैं, ग्रुप नंबर 17 में, ग्रुप नंबर 17 में जितना भी एलिमेंट है सबको हम लोग हेलोजन्स कहते हैं। ग्रुप नंबर 17 में कौन कौन सा एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, हेलोजन। इनको एक्स सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ग्रुप 17 पी ब्लॉक का पार्ट है, मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पी ब्लॉक, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या चीज को स्पेसिफाई करता है, ये पूछा है। 4 क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल, एज़िमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है और ऑर्बिट के बारे में, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है। एज़िमुथल क्वांटम नंबर आप लोग को आइडिया देगा सबसेल के बारे में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आइडिया देता है कि सबसेल में कितना ऑर्बिटल है और वो किस ढंग से अरेंज्ड है, मतलब ओरिएंटेशन के बारे में जवाब देगा। वही स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब चेक कर लो आंसर कौन सा हो जाएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या चीज के बारे में बताएगा, साइज ऑफ ऑर्बिटल नहीं बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल नहीं बताएगा, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल ये किसके बारे में बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इसके बारे में भी नहीं बताता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयन रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सवाल यह है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक का बात करें तो आइसो का मतलब होता है सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे स्पीसीज जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। तो यहां पे 4 ऑप्शन में बोला है कि किसमें
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा। तो सबसे पहले बोला है K+। अगर हम लोग पोटासियम का बात करें तो K+, प्लस का मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, ठीक है। पोटासियम का अगर हम लोग एटॉमिक नंबर का बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है 19, तो होना चाहिए इसके पास में 19 इलेक्ट्रॉन, मगर 1 प्लस चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए हो तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा Ca+, ठीक है, Ca2+ है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, तो होना चाहिए था इसके पास में 20 इलेक्ट्रॉन, मगर 2+ मतलब कितना इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ होगा 2, तो 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दोगे तो इसके पास में भी कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा 18। नेक्स्ट बोला है Sc3+, स्कैंडियम 3+। अगर हम लोग इसका एटॉमिक नंबर का बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 21, मतलब होना इसके पास में चाहिए था 21 इलेक्ट्रॉन, मगर यहां से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ है। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन बाहर होगा तो 21 में 3 इलेक्ट्रॉन बाहर करोगे तो कितना बचेगा 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और नेक्स्ट है तुम्हारा Cl-, तो Cl- इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। अब यहाँ पे माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं तो होना इसके पास में चाहिए था 17, मगर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18। मतलब यहाँ पे जो चारों सेट है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 18, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ए, क्योंकि सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, और वैसे स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है उसी को हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। बाकी को चेक कर लो, मैच नहीं करेगा। सोडियम का बात करो, Na+ का बात करो, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 होना चाहिए, मगर Na+ है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10। अब Ca2+ का अभी हम इलेक्ट्रॉन निकाले थे 18, क्या दोनों मैच कर रहा है नहीं, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। इसी तरह से आगे भी चेक कर लेना, कोई भी मैच नहीं करेगा, इसीलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रखा है कि द इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम ऑर्बिटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है तो उसको हम लोग कौन सा क्वांटम नंबर से डिस्टिंग्विश करेंगे। ये बात याद रखना कि एक ही ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन को हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्पिन क्वांटम नंबर से अलग कर सकते हैं। कैसे, इसको देखो। इसके लिए हम हीलियम का एग्जांपल लेते हैं। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2। एस में कितना ऑर्बिटल है होता है एक ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, अगर हम लोग इस इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का बात करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये फर्स्ट ऑर्बिटल का है, मतलब क्या हो जाएगा 1। अगर ये s सबसेल का है तो इसका l का वैल्यू एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अगर l 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और एरो ऊपर के तरफ है मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बता रहा है, तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या हो जाएगा +1/2। सिमिलरली अगर हम लोग इसके लिए बात करें, ठीक है, तो इसका भी n का वैल्यू कितना होगा 1, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भी फर्स्ट सबसेल में है, सॉरी फर्स्ट ये ऑर्बिट में है। नेक्स्ट अगर हम लोग l का बात करें तो ये और इलेक्ट्रॉन भी तुम्हारा s सबसेल में है, मतलब s सबसेल के लिए l का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। s सबसेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0। अगर हम लोग स्पिन का बात करें तो एरो का हेड डाउनवर्ड्स है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का जो तुम्हारा स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू होगा वो है -1/2। अब चेक कर लो, प्रिंसिपल एक ही ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू भी सेम हो रहा है, n यहाँ पे 1 होगा, हम गलती से 0 लिख दिए थे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम है, एजिमुथल का भी सेम है, मैग्नेटिक का भी सेम है, सिर्फ चेंज कौन कर रहा है स्पिन क्वांटम नंबर। तो अगर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है, ठीक है, तो दोनों को डिस्टिंग्विश सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर से कर सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रखा है अ बॉडी ऑफ मास 10 मिलीग्राम इज मूविंग विथ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड विथ इट। मतलब हम लोग को डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने बोला है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है λ=h/mv। बस ध्यान में रखने वाला बात क्या है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए और मास किलोग्राम में होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कैलकुलेट करके देखते हैं। λ=, ठीक है, वेवलेंथ = h का वैल्यू हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, कितना दे रखा है 6.63 × 10⁻⁻⁴। अगर हम लोग मास के बारे में बात करें तो मास कितना दे रखा है 10 मिलीग्राम। बाबू 10 मिलीग्राम, सबसे पहले इसको ग्राम में चेंज करोगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा, और किलोग्राम में चेंज करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻⁻6 से। तो मिलीग्राम को केजी में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻⁻6 से। तो जैसे 10 को 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई किए, ये किस में चेंज हो गया केजी में,
ठीक है, इनटू वेलोसिटी तो ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, चेंज वेंज करने का जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे 100 हो गया। ठीक है, अब देख यहाँ पे 10 और यहाँ पे 100 दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1000। तो सॉल्व कर लेते हैं, 6.63 इंटू 10 का पावर -34 इंटू 1000। क्या हम 1000 को 10 का पावर 3 लिख सकते हैं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं। इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा -6। तो लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 का पावर -34 डिवाइडेड बाई, दो पावर वाला नंबर मल्टीप्लाई में है, बेस सेम, तो पावर को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 10 का पावर 3 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो -6। मतलब यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे क्या आने वाला है 6.63 इंटू 10 का पावर -34 डिवाइडेड बाई 10 का पावर -3। बाबू 10 का पावर -3, ठीक है, और ऊपर में -34, ये कटेगा, कितना बचेगा 10 का पावर -31। ठीक है, अब यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ लेंथ के बारे में बता रहा है। अब यहाँ पे मीटर पर सेकंड में यूज किया हो, मतलब यहाँ पे इसका जो वेवलेंथ आया होगा उसका यूनिट क्या होगा मीटर होगा। अब ऑप्शन चेक कर लो कि आंसर कौन सा हो जाएगा, 6.63 इंटू 10 का पावर -31 मीटर, कौन सा हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम इसको वापस से बता देते हैं, ध्यान से देख लेना। ठीक है, देखो लैम्डा अगर हम लोग बात करें, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h/mb। h प्लैंक कांस्टेंट को बताता है, m मास ऑफ ऑब्जेक्ट और v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बस ध्यान में रखने वाला ये बात है कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोग किस में रखेंगे kg में, और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में रखेंगे। बस इतना बात ध्यान में रखना। बस वही हम किए, क्योंकि यहाँ पे मास मिलीग्राम में है तो मिलीग्राम को kg में कन्वर्ट करने के लिए 10 का पावर -6 से मल्टीप्लाई करते हैं, और वेलोसिटी यहाँ पे ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में है तो चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6.63 इंटू 10 का पावर -31। तो इस आधार पे आंसर हम लोग क्या बोल सकते हैं सी बोल सकते हैं। आओ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। ठीक है, कौन एटॉमिक नंबर को डिटरमाइन करता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कर सकता है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है नंबर ऑफ प्रोटॉन। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर भी होता है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एटॉमिक नंबर बता सकता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी एटॉमिक नंबर बता सकता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन N2+। N2+ में कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है ये बताने बोला है। इसके लिए तुमको N2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। अब N2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले कोशिश करो कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन भरना है। सबसे पहले किसमें इलेक्ट्रॉन भरोगे 1s में, कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। फिर कहाँ पे भरेंगे 2s में, कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो अभी तक कितना इलेक्ट्रॉन भर चुके हो 4, अभी भी कितना बच रहा है 3। बाकी जो बचा इलेक्ट्रॉन होगा वो 2p में जाएगा, और 2p में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे 3। अब यहाँ पे हमको नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए, किसका चाहिए N2+ का चाहिए। अब N2+ का कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होगा 2+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से बाहर निकलेगा 2p से, सबसे बाहर वाला सेल से निकलता है। तो 2p में 3 इलेक्ट्रॉन था, अगर 2 निकाल दोगे तो बचेगा कितना 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब N2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। अब s में कितना ऑर्बिटल होता है 1, 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड कंडीशन पे है। s में वापस से कितना ऑर्बिटल होगा 1, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि पेयर्ड कंडीशन में है। p में कितना ऑर्बिटल होता है 3, और सिर्फ इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब यही इलेक्ट्रॉन सिर्फ अनपेयर्ड कंडीशन पे है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। N2+ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को क्वेश्चन अब गैसेस स्टेट से पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा अ वेसल, ठीक है, of 120 ml capacity contains a certain amount of gas at 35 degree Celsius and 1.2 bar pressure. ठीक है, the gas is transferred to another vessel of volume 180 ml at 35 degree Celsius. What would be the pressure? अब देखो टेम्परेचर सेम रखा है, टेम्परेचर क्या चीज किया है सेम रखा है, ठीक है, और प्रेशर चेंज हो रहा है, मतलब कौन सा लो लगाएंगे बॉयल्स लो। अब बॉयल्स लो क्या कहता है याद है, बॉयल्स लो कहता है कि वॉल्यूम जो होगा, ठीक है, ठीक है, अगर हम लोग बॉयल्स लो के बारे में बात करें तो बॉयल्स लो हम लोग को क्या चीज़ के बारे में बताता है। देखो बॉयल्स लो यूज होगा, ये हम लोग को पता कैसे चल रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। एक वेसल है, जैसे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, एक वेसल है
जिसका कैपेसिटी कितना है 120 ml, मतलब V1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 120 मिलीलीटर। ठीक है, साथ ही साथ बोला है अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है, एट 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब मोल तुम्हारा फिक्स होगा। ठीक है, और टेम्परेचर दे रखा है 35 डिग्री सेल्सियस। इस टाइम पे प्रेशर तुम्हारा दिया है 1.2 बार दे रखा है। अब इस गैस को हम लोग किसी दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करते हैं, उस कंटेनर में इसका वॉल्यूम जो होता है वो चेंज करके V2 हो जाएगा और इसका वैल्यू बढ़ जाता है और वो कितना होगा तुम्हारा 120 मिलीलीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा 120 मिलीलीटर। नेक्स्ट बोला है यहाँ पे भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर किस में होता है, बॉयल्स लॉ में। और बॉयल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर जो होगा बॉयल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। अब देखो P इज इक्वल टू K इंटू 1/V। अब इसको इधर भेज दो, मतलब PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K। मतलब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, P1V1 वाला। P1V1 इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे, P2V2। अब P1 का वैल्यू तुमको दिया हुआ है कितना 1.2, V1 का वैल्यू भी तुमको दिया हुआ है कितना 120, P2 तुमको नहीं पता है, V2 का वैल्यू दे रखा है 180। यहाँ से 0 और 0 कटेगा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। अब P2 का वैल्यू कितना हो जाएगा देख लो, P2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3। अब इसको काटो तो ये कितने पार में जाएगा 0.4, तो P2 का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को क्या क्वेश्चन पूछा है 19 नंबर, ये देखो। अब द लॉ विच स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अभी तो इसी लॉ के बारे में बात करें, बोला है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखे तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कौन सा लॉ बताता है, तो ऑब्वियसली होगा कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब कौन सा लॉ हो जाएगा, बॉयल्स लॉ। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रखा है अ आइडियल गैस इज वन विच ओबेस गैस लॉ अंडर। आइडियल गैस हम लोग किसको कहेंगे, जो गैस लॉ को कहाँ पे ओबे करेगा। याद रखना आइडियल गैस गैस लॉ को हमेशा एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे ओबे करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रखा है द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस इज। ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को बोल रहा है। और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर सिंपली स्टेटमेंट बोलता है कि दो गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो तुम्हारा, ठीक है, दो गैस का जो, जैसे मान के चलो एक कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे सेपरेशन वाल है, यहाँ पे गैस का प्रेशर P1 है और यहाँ पे गैस का प्रेशर P2 है। ठीक है, ये सेपरेशन वाल को हटा दो तो दोनों गैस मिक्स हो जाएगा। ठीक है, और मिक्स करने के बाद में जो इस कंटेनर का टोटल प्रेशर होगा वो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस के बराबर होगा। मतलब ये जो टोटल प्रेशर होगा यहाँ पे P1 प्लस किसके बराबर होगा, P2 के बराबर। मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, चेक कर लो। पहला बोला है द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, ठीक है। नेक्स्ट बोला है द डिफरेंस बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, द प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। तो ऑब्वियसली हम अभी बताए डाल्टन सिंपली क्या बोलता है कि किसी भी मिक्सचर ऑफ, ठीक है, किसी भी दो गैस का मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा वो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा। मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रखा है 4.4 ग्राम ऑफ गैस एट STP ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 2.24 लीटर द गैस कैन बी। एक गैस है जिसका वेट है 4.4 ग्राम, वो STP कंडीशन में 2.24 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है वॉल्यूम। तो उस गैस, वो गैस कौन सा होगा यही पूछा है। अब हम लोग को ये बात पता है कि किसी भी एक मोल गैस का STP कंडीशन में वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। मतलब अगर n मोल गैस लेते हैं तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, n को किससे, मोल नंबर ऑफ। अगर हमको किसी भी गैस का वॉल्यूम निकालना है STP कंडीशन में, वॉल्यूम एट STP, ठीक है, तो सिंपली देखना, आसानी से अगर हम लोग समझना चाहे तो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, मोल को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब तुमको STP कंडीशन में वॉल्यूम दिया हुआ है तो मोल नहीं निकल सकता है, निकल सकता है। STP कंडीशन में कितना वॉल्यूम दे रखा है 2.24 इज इक्वल टू, मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट बाई मोलर मास इनटू क्या हो जाएगा 22.4। अगर इसको काट दोगे तो ये वैल्यू कितना आने वाला है 0.1। ठीक है, अब तुमको गिवन वेट पता है, सिर्फ मोलर मास निकाल लिए तो इजीली पता कर सकते हो कि
वो गैस कौन सा होने वाला है। तो यहाँ पे गिवन वेट कितना दे रखा है 4.4 डिवाइडेड बाई m, तो m को इधर भेज दो तो कितना आ जाएगा 4.4 डिवाइडेड बाई 0.1, दोनों का पॉइंट उड़ जाएगा, मतलब मोलर मास उस गैस का कितना आने वाला है 44। अब चेक कर लो CO2 का मोलर मास कितना होता है 44 ही होता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगर एक बार में नहीं समझे तो हम इसको एक बार वापस से बताते हैं, ध्यान से सुनना हम क्या कर रहे हैं। देखो बोला क्या है कि 4.4 ग्राम ऑफ गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 2.24 लीटर द गैस कैन बी। एक गैस है, ठीक है, जिसका अगर हम लोग 4.4 ग्राम लेते हैं तो एसटीपी कंडीशन में उसका कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा 2.24 लीटर ऑक्यूपाई होगा। तो वो गैस कौन सा होगा यही पूछा है। ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, याद रखना किसी भी गैस का अगर तुम एसटीपी कंडीशन पे वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मोल को तुम किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 22.4 से, ठीक है, क्योंकि एसटीपी कंडीशन में एक मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4, तो 2 मोल का कितना होगा 2 इंटू 22.4, ठीक है, 10 मोल का कितना होगा 10 इंटू 22.4, तो n मोल का कितना होगा n इंटू 22.4। अगर हम लोग वॉल्यूम का बात करें तो यहाँ पे गैस का वॉल्यूम कितना दे रखा है एसटीपी कंडीशन पे 2.24, तो इसको 2.24 रखो, मोल हमको नहीं पता है तो अभी मोल को रहने दो, इंटू क्या हो जाएगा 22.4। अब एक बात बताओ, यहाँ पे तुमको यहाँ पे मोल का अगर वैल्यू निकालना है तो मोल किसके बराबर हो जाएगा 2.24 डिवाइडेड बाई 22.4, तो यहाँ से मोल कितना निकल गया 0.1, ठीक है। अब अगर तुमको मोल पता है और उस गैस का गिवन वेट पता है तो इजीली तुम उसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है गिवन वेट बाई मोलर मास। अब तुमको यहाँ से मोल पता है, कितना पता है 0.1, इसका वेट भी दिया हुआ है गैस का, कितना दे रखा है 4.4, मोलर मास निकाल लोगे तो नेचर ऑफ गैस नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। मोलर मास कितना हो जाएगा 4.4 को किससे डिवाइड करेंगे 0.1 से, तो कितना आ जाएगा 44 ग्राम। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 44 ग्राम। अब जो भी गैस का यहाँ पे वेट होगा वही इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो CO2 का मोलर मास कैलकुलेट करो, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 32, 32 प्लस 12 कितना होगा 44, तो इसका 44 पहले ही मैच कर गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रखा है क्या, देखो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मल्टीपल बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज कॉल्ड। जब भी कोई रिएजेंट अटैक करता है और मल्टीपल बॉन्ड डिस्प्लेस होता है, इस फेनोमेना को हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट नहीं कहेंगे या फिर रेजोनेंस नहीं कहा जाएगा, ना तो हाइपर कंजुगेशन। इसका आंसर क्या होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के तरफ ट्रांसफर होता है तो उसको इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट को डीलोकलाइजेशन कहते हैं। हाइपर कंजुगेशन में भी सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो किसी भी अटैकिंग रिएजेंट के केस में अगर पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उस इफेक्ट को हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। रेजोनेंस में भी पाई बॉन्ड मूव करता है मगर ये अटैकिंग रिएजेंट के एब्सेंस में ही मूव करता है। और यहां पे क्वेश्चन में साफ बोला है मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, अगर अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में मूव कर रहा है तो फेनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे, तो इस फेनोमेना को हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द रिएक्शन दिया हुआ है, ये रिएक्शन कौन सा है ये पूछा है। अब एक बात याद करो, इसके लिए रिएक्शन समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल, फुटबॉल मैच सब कोई देखते होंगे। फुटबॉल मैच में जब एक खिलाड़ी अंदर जाता है तो दूसरा बाहर आएगा, इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब देखना ये रिएक्शन में वही कहानी नहीं हुआ है, Br जब बाहर गया तो यहां से अंदर कौन हुआ है OH, एक अंदर जा रहा है तो दूसरा बाहर हो रहा है, फेनोमेना को क्या कहेंगे सब्स्टिट्यूशन। तो रिएक्शन कौन सा कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रखा है IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ठीक है। अब याद रखना सबसे लंबा चेन को ढूंढना पड़ता है, तो सबसे लंबा चेन कितना का है, देखो इधर से जाओगे तो 1 2 3 4 5 और ऐसे जाओगे तो कितना का मिल रहा है 6 का, मतलब ये वाला चेन को हम लोग कंसीडर करने वाले हैं। इसको हम इधर लिख के साफ से दिखाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 और यहाँ से तुम्हारा है CH2 और यहाँ पे आ जाएगा CH3, ठीक है। अब सबसे लंबा चेन ये है। अब सवाल ये है नीचे से नंबरिंग करें ऊपर से नंबरिंग करें। बाबू हम लोग उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। अगर इधर से नंबरिंग करें तो डबल बॉन्ड को कौन सा पोजीशन सेकंड, इधर से नंबरिंग करने पे 4, तो ऊपर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3
4 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। अब देखो थर्ड पोजीशन पे ब्रांचिंग है और इस ब्रांचिंग को हम लोग इथाइल बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 इथाइल। ठीक है, कितना कार्बन का चेन है तो 6, तो हेक्स। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड तो क्या लिखोगे 2 और यहाँ पे ENE, या तो तुम ऐसे लिख सकते हो या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है 3 इथाइल। ठीक है, ये डबल बॉन्ड का पोजीशन को पहले भी लिख दो तो 2 हेक्सीन, ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखो कौन सा मैच कर रहा है, तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है तुम्हारा। ठीक है, 3 इथाइल 2 हेक्सीन, मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, 3 इथाइल 2 हेक्सीन, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल हम लोग किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करे उसी को इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। अब देखो H2O के पास में ऑलरेडी लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, नहीं होगा। NH3 ऑलरेडी तुम्हारा यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। AlCl3 को देखो, एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 3, ये 3 क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाया है तो मिलके कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6। और कोई भी एलिमेंट अपना क्या पूरा करना चाहता है, ऑक्टेट, अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है या नहीं है, ऑब्वियसली है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, विच एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ AR4S1 3D10। बोला है कि कौन सा एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR4S1 3D10 है। ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 21 से लेके 23 तक के एटॉमिक नंबर में 2 ही एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन में है, एक क्रोमियम और दूसरा तुम्हारा है कॉपर। ठीक है, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s1 3D10, मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी इज। याद रखना 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर हम लोग मिथाइल कार्बोकेटायन या फिर उसको हम लोग 0 डिग्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब 3 डिग्री कार्बोकेटायन का मतलब क्या है, वैसा कार्बन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज, मतलब कार्बन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज, और अगर वो 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा है तो उसको हम लोग 3 डिग्री कार्बोकेटायन कहेंगे। अब देखो यहां पे अगर बात करें CH3 होल थ्राइस, मतलब इस कार्बोकेटायन के पास में 3 कार्बोकेटायन है, तो ये कौन, सॉरी, इस कार्बोकेटायन के पास में 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा है तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। इसके साथ में 2 जुड़ा है मतलब ये 2 डिग्री हो जाएगा। इसके साथ में 1 जुड़ा है मतलब ये 1 डिग्री, एक भी नहीं जुड़ा है मतलब क्या होगा 0 डिग्री। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और सबसे कम कौन होगा 0 डिग्री। तो देखो ना ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, ए मैच कर गया। ठीक है, नेक्स्ट बोला है द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इज। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का बेसिक क्या है, याद रखना मेंडलीव किया था एटॉमिक नंबर पे और वही उसका गलती था, और मॉडर्न इसी को सुधार के किया, सॉरी, मेंडलीव किया था एटॉमिक मास पे और वही उसका गलती था, और मॉडर्न इसको सुधार के एटॉमिक नंबर किया था। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या है, एटॉमिक नंबर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, देखो ये दिया हुआ है CH3O CH3। ठीक है, और नेक्स्ट है तुम्हारा CH3 CH2OH। ये दोनों में क्या रिलेशन है, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है, देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, चेक कर लो। यहाँ पे कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 6, ऑक्सीजन कितना है 1। यहाँ पे भी कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 6, ऑक्सीजन कितना है 1। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग, मतलब ये दोनों आइसोमर है। अब कौन सा आइसोमर है यही पता करना है। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो है ईथर, और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल। अब देख, अगर 2 कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और अगर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो जाए तो दोनों को एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर कहते हैं, मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कली मेटल इज। एल्कली मेटल हम लोग किसको कहते हैं, ग्रुप 1 का एलिमेंट को कहते हैं, और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जाता है। अब याद करो ना, अल्कली मेटल ग्रुप 1 में अगर हम लोग बात करें तो सबसे बाहर वाला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, NS1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी लिख लेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है अल्कली मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन और एयर टू
गिव, ठीक है। अगर कोई भी अल्कली मेटल ऑक्सीजन या फिर एयर के साथ में रिएक्ट करता है तो हम लोग को क्या मिलता है, तो हम लोग को जो ऑक्साइड मिलेगा वो बेसिक नेचर का होता है, तो आंसर हो जाएगा बी, दैट इज बेसिक ऑक्साइड। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्या बोल रखा है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ के इन KO2, ठीक है। यहां पे K का ऑक्सीडेशन स्टेट KO2 में क्या होगा, यही हमसे पूछा है। याद रखना KO2 जो है वो एक तरह का सुपर ऑक्साइड है, KO2 जो है वो एक तरह का क्या है, सुपर ऑक्साइड, ठीक है। और ये बात हम लोग को ये भी याद रखना, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 लेके कभी भी मत सॉल्व करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। और हमेशा ये बात याद रखना कि अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है और अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +1, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पोटासियम एल्कली मेटल ग्रुप है और एल्कली मेटल ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होगा और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1, तो यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाला है, +1 होने वाला है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, पोटासियम ही नहीं कोई भी अल्कली मेटल, अगर यहाँ पे सोडियम भी ले लो ना, ठीक है, रुबिडियम भी ले लो, सीजियम भी ले लो, ठीक है, लिथियम भी ले लो, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये सब अल्कली मेटल है और इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है जो कि +1, इसीलिए इसका आंसर हम +1 बोल रहे हैं। नेक्स्ट बोल रखा है विच कलर इज इम्पार्टेड बाय फ्लेम ऑफ सोडियम, फ्लेम, सोडियम कौन सा फ्लेम कलर देता है, तो ये गोल्डन येलो कलर देता है, ठीक है। सोडियम का फ्लेम टेस्ट करोगे तो ये गोल्डन येलो कलर में जलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देख नेक्स्ट बोला है सॉल्वे प्रोसेस इज यूज टू प्रिपेयर, ठीक है, सॉल्वे प्रोसेस, ठीक है, किसको प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं, तो सॉल्वे प्रोसेस हम लोग सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है, प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ये है हम लोग का मॉडल सैंपल पेपर 1 का डिटेल्ड सॉल्यूशन। आई होप सब कोई को समझ में आ गया होगा।